दोस्तों, एक लड़की जिसकी उम्र 18 से 19 साल होती है, मगर देखने में इतनी खूबसूरत और नौजवान थी कि लग ही नहीं रहा था कि 18 या 19 साल की होगी। जो बहुत ही हसीन और बला की खूबसूरत होती है और साथ ही साथ बहुत परेशान भी होती है। जो दौड़ते हुए मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और वहां पर खड़ी हुई ट्रेन गोरखपुर अवध एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में बैठ जाती है। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही लाजवाब कहानी है, बहुत ही जबरदस्त कहानी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी और नई नई कहानियों से रूबरू कराता रहूं। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं इंडियन फील स्टोरी। तो ज्यादा बात ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, लड़की जो है वह बांद्रा के प्लेटफार्म पर खड़ी ट्रेन गोरखपुर अवध एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में चढ़ जाती है और ट्रेन में चढ़ते ही वह वहां पर बैठे एक लड़के को कहती है, जो सीट पर लड़का बैठा होता है ट्रेन में, प्लीज मेरी मदद करो। इससे पहले लड़का कुछ समझ पाता, जो लोअर बर्थ सीट के नीचे जगह होती है वहां पर छुप जाती है। बहरहाल लड़का उसे जानता नहीं था, तो वह भी चुपचाप बैठा रहता है। दोस्तों, कुछ ही देर बाद ट्रेन चल पड़ती है और करीब 20 मिनट के गुजर जाने के बाद लड़की सीट के नीचे से बाहर आती है और वहीं पर लड़के के पास बैठ जाती है। अब जो लड़का होता है उसे जिज्ञासा होने लगती है, उसके मन में, उसके दिमाग में कुछ बातें चल रही होती है कि जब वह लड़की ट्रेन में आई तो मुझसे मदद करने के लिए कह रही थी और अब ये बिल्कुल भी परेशान नजर नहीं आ रही है। लड़का उससे कहता है कि क्या आप ठीक हो? दोस्तों, वह लड़की उससे मुस्कुराते हुए कहती है, बिल्कुल ठीक हूँ। अब लड़का कहने लगता है कि आप जब ट्रेन में आई थी तो आप मदद के लिए कह रही थी। लड़की कहने लगती है कि जब मैं रेलवे स्टेशन पर आ रही थी तो मुझे लगा कि शायद मेरा कोई पीछा कर रहा है। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, सहम गई थी। दोस्तों, अब लड़का भी आराम से बैठ जाता है, लड़की भी आराम से बैठ जाती है और थोड़ी देर बाद जो ट्रेन का टीटी होता है वो यात्रियों के टिकट चेक करते हुए वहां तक पहुंच जाता है। लड़की का नंबर आता है तो लड़की को टीटी टिकट दिखाने के लिए कहता है। लड़की कहती है कि मेरे पास तो टिकट नहीं है, मुझे कहीं अर्जेंट में जाना पड़ा जिसके चलते मैं टिकट नहीं बनवा पाई। ऐसा करिए कि आप मेरी टिकट अभी बना दीजिए। लड़की सेंस ऑफ ह्यूमर से ऐसे लगती थी कि जैसे बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हो और साथ ही साथ अच्छे खासे घराने से भी हो। और जो है ट्रेन का टीटी उसकी टिकट बना देता है और साथ ही साथ ये भी कहता है कि ये जो आपकी टिकट है ये वेटिंग लिस्ट में है। लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। दोस्तों, टीटी चला जाता है और जो लड़की होती है वह वहीं उस लड़के के पास बैठ जाती है। जो लड़के की सीट होती है उस पर वो लड़की बैठ जाती है। अब जो लड़की है वह उस लड़के से पूछने लगती है कि आप कहाँ जा रहे हो? लड़का कहता है कि मैं मुंबई गया था रेलवे की परीक्षा देने के लिए और अब मैं वापस परीक्षा देकर अपने घर लखनऊ जा रहा हूँ। तो अभी मैं लखनऊ जा रहा हूँ क्योंकि मेरा घर जो है वह लखनऊ में ही है। लड़की कहती है कि मुझे भी लखनऊ ही जाना है क्योंकि लखनऊ में मेरे रिश्तेदार रहते हैं, वहां पर कुछ दिन रहने के लिए जा रही हूँ। लड़की उससे कहती है कि मेरा नाम प्रियंका है। तभी लड़का भी कहता है कि मेरा नाम भी अर्जुन है। उनकी बहुत ज्यादा अच्छी और गहरी दोस्ती हो जाती है। करीब लगभग 122 मिनट गुजर जाने के बाद लड़की को नींद आने लगती है और वह नींद में उसको पता नहीं चलता कि वह लड़के की तरफ झुक जाती है। लड़का उसे सहारा दिए हुए बैठा रहता है। ऐसे ही 3 से 4 घंटे गुजर जाते हैं और उसके बाद जब लड़की की नींद खुलती है तो वह उसे कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मुझे कब नींद आ गई। दोस्तों, लड़का उससे कहता है कि कोई बात नहीं, आप मेरी सीट पर सो जाइए, मैं यहाँ पर चादर बिछा के फर्श पर सो जाता हूँ। लड़की कहती है कि नहीं, ये आपकी सीट है, आप इस सीट पर सो जाइए, मैं नीचे सो जाती हूँ। इससे पहले दोस्तों लड़की कुछ कर पाती, लड़का चादर को उठाकर और फर्श पे बिछाकर वह सो जाता है। 21 से 22 घंटे के सफर करने के बाद सुबह के लगभग 9 से 9:30 के बीच ट्रेन लखनऊ के बादशाह नगर स्टेशन पर पहुंचती है। लड़का ट्रेन से उतर जाता है, उसके पीछे पीछे वह लड़की भी उतर जाती है। दोस्तों, वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानने लगते हैं। तो दोनों के अलग होने से पहले लड़का उसे हाय बोलता है, लेकिन लड़की थोड़ी परेशान हो जाती है और उससे कहने लगती है कि अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो प्लीज आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। लड़का कहता है कोई बात नहीं, कहिए। लड़की कहती है कि मेरे जिन रिश्तेदारों का पता मैंने जिस कागज पर लिखा था वह मेरे बैग में रखा था, पता नहीं कहाँ पर गुम हो गया है।
जब तक मुझे मेरे रिश्तेदारों का घर एड्रेस मालूम नहीं हो, क्या तुम मुझे अपने घर पर रख सकते हो? दोस्तों वह लड़का ये बात सुनकर पहले थोड़ा परेशान होता है, थोड़ा टेंशन में आ जाता है, उसके बाद अपने साथ ले जाता है। अपने घर पर पहुंचने के बाद वह जैसे ही डोरबेल बजाता है, उसकी बहन दौड़ी हुई आती है। दरवाजा खोलते ही वह जोर जोर से कहने लगती है कि भाई पास हो गया, भाई पास हो गया, और अपने साथ में रिजल्ट भी लेकर आया है। उसकी बहन इस तरीके से कह रही थी। दोस्तों इतना सुनते ही उस लड़के के मम्मी पापा भी वहां पर आ जाते हैं। लड़का कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। उस लड़की की कहानी वह अपने घर वालों को बताता है। उसके बाद उसके घर वाले भी विचारों के बहुत अच्छे होते हैं, उस लड़की को घर पर रहने के लिए अथॉरिटी दे देते हैं। दोस्तों लड़के के घर में शादी का माहौल भी होता है। करीब 12 दिनों के बाद उसकी शादी होती है। लड़का और उसके माता पिता उससे कहते हैं कि जब तक हमारी बेटी की शादी नहीं हो जाती, हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते हैं। जब तक आप हमारे घर पर ही रहिए, उसके बाद हम आपके रिश्तेदारों के वहां छोड़ देंगे, उनका एड्रेस मालूम करके। दोस्तों लड़की कहती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप अपना काम आराम से करिए। दोस्तों उसी दौरान लड़की उन लोगों के साथ इतना ज्यादा घुल मिल जाती है, उन लोगों के साथ इतना अच्छा तालमेल बना लेती है कि उनको यह लगने लगता है कि शायद ये तो हमारी ही फैमिली का हिस्सा है। दोस्तों जो लड़की होती है, जो प्रियंका होती है, वो अर्जुन की बहन की शादी में भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है, उनके हर काम में हाथ बटाती है। ऐसा लगता था जैसे कि उसने सारा काम अपने कंधों पर उठा लिया हो। दोस्तों उनकी आधी टेंशन प्रियंका ने खुद खत्म कर दिया था। दोस्तों शादी के 2 ही दिन रह जाते हैं, तभी जो दूल्हा का पिता होता है, उसके अर्जुन के पापा के पास कॉल आता है और वह कहते हैं कि हमें शादी में 11 लाख रुपए नकद चाहिए, और अगर वो नहीं है तो हम आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकते। अब मामला बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही पेचीदा मामला हो चुका था। 2 दिन ही शादी के रह चुके थे तो सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं। सारी फैमिली एक जगह पर बैठी हुई होती है, टेंशन का माहौल होता है। लड़की के जो पिता होते हैं, जो अर्जुन के पापा होते हैं, वह कहते हैं कि कोई बात नहीं। उसके पापा कहते हैं कि 6 लाख रुपए की कमी पड़ेगी, मैं मेरी सैलरी पर लोन ले लेता हूँ। दोस्तों उस परिवार की जो आर्थिक स्थिति होती है वह बहुत ही अच्छी नहीं होती है, लगभग गरीब ही होते हैं। घर में कमाने वाले सिर्फ अर्जुन के पापा होते हैं, जिनकी सैलरी 30 से 35 हजार बमुश्किल होती है। सभी फैमिली बैठी हुई होती है, बहुत ज्यादा टेंशन का माहौल होता है। तभी जो लड़की होती है वह कहती है कि अंकल जी ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको लोन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी 6 लाख रुपए हैं, मैं अभी आपको दे देती हूँ, शादी के बाद आप मुझे लौटा देना। दोस्तों जो लड़के की फैमिली होती है वह उससे पैसे ले लेते हैं और शादी का दिन आता है और अच्छी तरह से शादी हो जाती है। प्रियंका जो है वह पैसे से ही उनकी मदद नहीं करती है, बल्कि काम में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। दोस्तों करीब 20 दिन गुजर जाते हैं शादी के बाद भी। लड़की के घर में आप लोग जानते ही हो बहुत ज़्यादा काम होता है। शादी होने के 1-2 दिन बाद लड़की के माँ बाप कहते हैं कि अरे बेटा सॉरी, हम तो भूल ही गए थे कि आपको भी आपके रिश्तेदारों के घर पहुंचाना है। प्रियंका कहती है कि अभी भी अंकल मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप अपना काम अच्छे से निपटा लीजिए, उसके बाद मुझे छोड़ देना। दोस्तों वो सारे काम अच्छे से निपटाने के बाद जो प्रियंका होती है वह घर से जाने के लिए तैयार हो जाती है, अपने बैग को तैयार करने लगती है, सारा सामान समेटने लगती है। और जो घर का माहौल होता है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उस लड़की के उनके साथ बहुत ही ज़्यादा गहरे इमोशन जुड़े हुए थे, जैसे कि सभी एक ही परिवार का हिस्सा हो। दोस्तों अर्जुन प्रियंका के पास आता है और कहता है कि अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। प्रियंका कहती है ठीक है कहो, क्या बात है। दोस्तों अर्जुन कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आई लव यू, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की कहती है कि मैं आपसे शादी जब ही करूँगी जब आपके मम्मी पापा की सहमति होगी। तभी दोस्तों अर्जुन कहने लगता है कि मैंने अपनी मम्मी पापा से पूछकर ही आपको कहा है। तभी जो प्रियंका होती है वह कहने लगती है कि आपने मेरे बारे में जाने बगैर इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है, क्या ये सब तुम्हें पता है या फिर तुम्हारे मम्मी पापा को पता है? अगर आपको शादी के बाद ये सब पता चला तो क्या आप मुझे अपने साथ रखोगे? उससे पहले तुम्हें ये सब जान लेना चाहिए, पता कर लेना चाहिए कि मेरा कौन सा बैकग्राउंड है, मैं कौन से फैमिली से आती हूँ और मैं करती क्या हूँ। दोस्तों वो तमाम तरह की लड़की बातें अर्जुन से बताने लगती है और उसको बताने के बाद फिर अपने बारे में उसने बताना शुरू किया कि मेरा घर मुंबई में है, मैं एक वैश्या की लड़की हूँ
और मेरी मम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाया लिखाया है। कोठे के मालिक से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कि आपकी लड़की को हम पढ़ा देंगे, लेकिन 18 साल के होने के बाद इसे आपको अपने पास ही बैठाना पड़ेगा। ये सब डील हमारी मम्मी से और जो कोठे का मालिक होता है उससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि जब हम 18 साल के हो जाएंगे तो उसको हम कोठे पर बिठा देंगे। और अर्जुन, याद करो उस दिन जब मैं आपसे बांद्रा स्टेशन पर प्लेटफार्म में ट्रेन में मिली थी, उस दिन तभी जो है मेरी कीमत तय होने वाली थी। और उससे पहले ही मैंने अपने मम्मी से कहा कि क्या आपने इसी दिन के लिए मुझे पढ़ाया लिखाया है कि एक दिन आप इस नरक की ज़िंदगी में मुझे ढकेल सको। तभी मेरी माँ ने जीवन भर की इकट्ठा की हुई कमाई मुझे 8 लाख रुपए लमसम दे देती है और उसके बाद कहती है कि बेटी तुम यहाँ से भाग जाओ और जीवन में यहाँ पर कभी भी लौट के मत आना, इतनी दूर निकल जाओ कि ये लोग तुम्हें ढूंढ ही ना पाए। और तभी से उसी दिन से मैं भागकर यहाँ पर तुम्हारे पास आ पहुंची और मैं एक वैश्या की लड़की हूँ। दोस्तों, उसके घर में मातम सा छा जाता है। जो लड़के के माँ बाप होते हैं, जो अर्जुन के माँ बाप होते हैं, वह भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अर्जुन भी परेशान हो जाता है और ये बात लड़की की बहन तक पहुंच जाती है। लड़के के घर वाले कहने लगते हैं कि यहाँ से तुम जल्द से जल्द निकल जाओ, तुम एक वैश्या की लड़की हो जो आज तक हमारे घर में रह रही थी। दोस्तों, अर्जुन की बहन को पता चलते ही वह अपने पति से कहती है कि मुझे मायके में कुछ काम है, बहुत ही अर्जेंट काम है। उसका पति कहता है कोई बात नहीं, जाओ अपना काम करके आराम से आ जाना। और दोस्तों, जो प्रियंका होती है वह घर से निकलने वाली ही होती है। तभी जो लड़के की बहन होती है वह प्रियंका से कहती है कि रुको। इतना कहते ही प्रियंका उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। और लड़के की जो बहन होती है, जो अर्जुन की बहन होती है, वह उसे अपने गले लगा लेती है और अपने साथ अंदर ले आती है और अपने माता पिता से भी कहती है, अपने भाई से भी कहती है कि जिस दिन मेरे दहेज में 6 लाख रुपए कम पड़ रहे थे, उस दिन आप लोगों को नहीं सुझाई दिया कि ये एक वैश्या की लड़की है। इस लड़की ने हमारे घर की आधी से ज्यादा जिम्मेदारी अपने सर पर उठा ली थी। हमारी शादी का आधा टेंशन इसने दूर कर दिया था। उस दिन आप लोगों को नहीं दिखाई दिया कि ये एक वैश्या की लड़की है। उस दिन आप लोगों को जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कि ये एक वैश्या की लड़की है। और भाई, तुम मार्केट में इसके हाथों में हाथ डालकर जब तुम घूमा करते थे, तब तुम्हें नहीं लगा कि ये एक वैश्या की लड़की है? तब वह लड़की अपने पापा से कहती है कि पापा, अगर मैं इसकी जगह पर होती तो क्या आप भी इसी तरीके से मुझसे पेश आते और मुझे घर से बाहर निकाल देते? दोस्तों, लड़की अपने भाई और अपने माता पिता से कहती है कि जिस दिन आप इसे अपनी घर की बहू बना लो, और भैया जिस दिन तुम इसे मेरी भाभी बना दो, उस दिन तुम समझ लेना कि तुम्हारी बहन हूँ। उससे पहले ना तो मेरा तुमसे कोई नाता है और ना ही कोई रिश्ता है, ना ही मैं तुम्हारी बहन हूँ। अपने माता पिता से भी कहती है, आज से इस घर से मेरा रिश्ता और नाता सारा खत्म है। जिस दिन आप इस लड़की को अपने घर में बहू बनाकर ले आना, उस दिन मेरे पास बेशक आ जाना। मैं तुम्हारी बेटी हूँ और अपने भैया की बहन हूँ। दोस्तों, अर्जुन की बहन वहाँ से रूठ कर निकल जाती है और साथ ही साथ वह लड़की भी चली जाती है। तो कहानी में आगे क्या हुआ, इसे जानेंगे हम पार्ट 2 में। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपके लिए पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मैं हूँ आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं इंडियन फेल स्टोरी। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।